दोस्तों, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जिंदगी कहाँ जा रही है, आगे क्या होने वाला है पता नहीं, और कुछ करने का मन नहीं करता। आपके मन की भी हालत कुछ ऐसी ही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो आखिरी तक देखें। जिंदगी जीने की वजह और एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की प्रेरणा जरूर मिलेगी। 1981 का साल है और फॉरेस्ट सवाना जॉर्जिया में एक बस स्टॉप पे बैठा था और वो अपनी कहानी बताने लगता है। जो भी बस स्टॉप पे उसके साथ स्ट्रेंजर्स बैठे हैं उनको। फॉरेस्ट दिखने में काफी इनोसेंट रहता है और हमेशा पहले वो दूसरों की मदद करेगा। वो उन्हें कहानी बताने लगता है कि 1951 की बात है जब वो 6-7 साल का लड़का था। कर्व्ड स्पाइन के कारण फॉरेस्ट को सही से चलना नहीं आता था, तो डॉक्टर उसके पैर पे ब्रेसेस लगाते हैं ताकि उसकी स्पाइन सीधी हो और वो सही से चल पाए। लेकिन कई बार वो गिरता या फिर उसे सही से चलने नहीं आता और लोग उसके ऊपर हंसते। लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे समझा के बताती कि किसी को भी तुम ऐसे मत जताओ कि सामने वाला तुमसे बेटर है। अगर भगवान सबको सेम बनाना चाहता तो तुम्हारे पैर वो सही कर देता। कुछ ऐसी बातों से हमेशा फॉरेस्ट को दुनिया के रहन सहन और चीजों से अलग रहने की हिम्मत आती है। फॉरेस्ट अपने माँ के साथ रहता था, घर में दोनों ही थे। एक दिन वो और जेनी जब जा रहे होते हैं तो उसके ऊपर पत्थर मारने लगते हैं, जिसके कारण वो दौड़ने लगता है और उसके पैर के ब्रेसेस जो होते हैं वो टूट जाते हैं। वो इतना तेज दौड़ता है कि उसको कोई भी पकड़ नहीं पाता और तभी जेनी उसे अक्सर रन फॉरेस्ट रन ये स्टेटमेंट यूज करती थी उसे बताने के लिए कि यहाँ से भाग जाओ। उसी दरम्यान छोटी जेनी उसके दादी के पास मूव होती है क्योंकि उसके जो पापा रहते हैं वो उसे फिजिकल अब्यूज करते थे। इसीलिए पुलिस उसे दादी के घर छोड़ते हैं और उसका घर फॉरेस्ट के घर के काफी पास था, तो वो रात में आके अक्सर फॉरेस्ट के साथ सो जाती। फॉरेस्ट की वो एक अकेली दोस्त रहती है और ऐसे ही दोनों की क्यूट लव स्टोरी डेवलप होती है। लेकिन जेनी के ऊपर बचपन में जो भी अत्याचार हुआ था उसका काफी गहरा परिणाम होता है। बड़े होने पे भी बच्चे उसको बुली करना नहीं छोड़ते, तो एक दिन उनसे बचने के लिए वो इतने जोरों से भागता है कि एक मैदान में सॉकर का मैच चालू था। इस मैच के बीच में वो सीधा दौड़ पड़ता है और तभी वहाँ पे गवर्नमेंट जॉर्ज बैलेंस रहते हैं जो कि उसे भागते हुए देखते हैं। वो उसकी स्किल्स पहचान जाते हैं और उसे फिर कॉलेज में स्कॉलरशिप देते हैं और सॉकर की टीम में शामिल करते हैं। फॉरेस्ट को सॉकर ये गेम क्या है, कैसे खेलते हैं, उसके कुछ नियम पता नहीं होते। बस कोई खिलाड़ी उसे बॉल थमा देता और कौन से डायरेक्शन में भागना है ये बताता। इतना ही नहीं, गोल होने के बावजूद सीधे स्टेडियम के बाहर भागते हुए जाता है। इसीलिए क्राउड चेयर करने लगता है कि स्टॉप, या फिर बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए जाते हैं कि स्टॉप नाउ, ताकि वो समझ जाए कि उसे रुकना है। फॉरेस्ट अपने दौड़ने की स्किल्स में इतना अच्छा बनता है कि उसे आगे ऑल अमेरिकन टीम में शामिल करते हैं, जहाँ पे वो नेशनल लेवल पे खेलता है और उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से उसकी टीम मिलती है। 5 साल होने के बाद वो ग्रेजुएट होता है और उसे डिग्री मिलती है, वो भी उसके अच्छे गेम की बदौलत। और तभी वहाँ पे आर्मी का एनरोलमेंट चल रहा था, तो वो खुद को एनरोल करता है और अगले कुछ दिनों में वो आर्मी के कैंप जाने के लिए निकलता है। आगे जाके फॉरेस्ट को मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है उसके हीरोइज्म काम के लिए वॉर में, और उसे वापस प्रेसिडेंट जॉनसन से मुलाकात उसकी होती है। और जब वहाँ पे प्रेसिडेंट से पूछते हैं कि तुम्हें गोली कहाँ लगी, और मजाक मजाक में कहते हैं कि मुझे देखना है। और फॉरेस्ट, जैसे कि हमें पता है, उसे चीजें समझ नहीं आती थी कि मजाक क्या है, सीरियसनेस क्या है। वो पूरे टीवी के सामने अपना बट दिखाता है जहाँ पे उसे गोली लगी थी। लेकिन अगले ही दिन वो वापस अपने हिप्पी ग्रुप के साथ रियूनाइट होती है और फॉरेस्ट को समझाती है कि दोनों के रास्ते अलग हैं, मैं तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं हूँ। फॉरेस्ट उसे अपना मेडल ऑफ ऑनर देता है क्योंकि फॉरेस्ट को लगता है कि जेनी की एडवाइस के कारण ही आज वो उसे अवार्ड मिला है। जेनी का सवाल होता है कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो, तो फॉरेस्ट उसे कहता है कि यू आर माई गर्ल। तो जेनी रिप्लाई करती है आई विल ऑलवेज बी योर गर्ल, और दोनों भी वापस अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी बीच में फॉरेस्ट को पिंग पोंग खेलना काफी अच्छा लगता है एंड वो लिटरली आउटस्टैंडिंग टैलेंट डेवलप करता है। अकेले ही दोनों हाथों से वो खेलने लगता है। इसीलिए गवर्नमेंट और आर्मी उसे इंटरनेशनल पिंग पोंग टूर्नामेंट में भेजते हैं चाइना में। वहाँ पे वो जीत के आता है एंड जैसे ही वापस आता है उसे रियलाइज होता है कि उसकी पब्लिसिटी काफी बढ़ गई है। वो एक स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी बन गया था। उसे न्यूयॉर्क में इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं डिक केविन के शो में, जहाँ पे उसका जॉन लेनन के साथ इंटरव्यू होता है। उसकी सर्विस खत्म हो गई रहती है और वो अपने घर लौटता है। घर आने के बाद उसे अपनी पब्लिसिटी का पता लगता है क्योंकि अलग अलग ब्रांड उसके पास आए होते हैं एंडोर्समेंट के लिए। अपने माँ के कहने पर वो एक एंडोर्समेंट ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करता है जिसके लिए उसे $25,000 मिलते हैं, जिससे उसे अभी भी अपने दोस्त बुबा के लिए जो प्रॉमिस किया था वो याद होता है। वो उस 25,000 में से कुछ पैसों से एक बोट खरीदता है ताकि वो श्रिम्प का बिजनेस शुरू कर सके, और जो भी बचे हुए पैसे रहते हैं वो बुबा के फैमिली को दे देता है। बहुत जल्द ही वो बोट चलाने के लिए लगता है समुद्र में, लेकिन उसे ज्यादा श्रिम्प मिलते नहीं है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है। कई सारे बोट्स होते हैं और वो श्रिम्प पकड़ने जाते थे और इसे एक्सपीरियंस नहीं होता। इस बोट में वो अकेले ही श्रिम्प पकड़ने जाता था, जहाँ अक्सर बोट में उसे जेनी की
याद आती कि जेनी क्या कर रही होगी। तो हम जेनी को देखते हैं जो कि ड्रग्स में मशगूल रहती है। वो अक्सर अपनी जान लेने की कोशिश करती है। यहाँ पे कुछ महीनों के बाद यानी 1974 में डैन जो रहता है वो भी फॉरेस्ट को उसके बोट पे ज्वाइन करता है। दोनों भी मिलके श्रिम्प का बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी बिजनेस कुछ सही से चलता नहीं है। उसे हार्डली कुछ श्रिम्प मिलते थे। तो एक दिन ऐसे ही शाम को वे लोग बीच समुद्र में होते हैं और तभी काफी बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और दोनों उधर ही अटक जाते हैं। दोनों को भी लगता है कि आज उनकी आखिरी रात है। डैन उस तूफान के रात में भगवान से काफी झगड़ता है कि उसने ऐसी जिंदगी उसे क्यों दी। अगले दिन सब कुछ शांत हो जाता है और उन्हें काफी मात्रा में श्रिम्प मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों उस तूफान के रात में किनारे पे जितने भी बोट्स थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए रहते हैं। बस इन्हीं की बोट बीच समुन्दर में थी, इसीलिए बच जाती है। अब सिर्फ एक ही बोट है तो सारी मोनोपोली इनकी हो जाती है। ये लोग रोज श्रिम्प पकड़ने के लिए जाते, उन्हें बहुत सारे श्रिम्प मिलते हैं एंड जल्द ही वे लोग बूबा गम श्रिम्प कंपनी नाम की एक कंपनी ओपन करते हैं। इतने अमीर बन जाते हैं, बिजनेस काफी अच्छा चल रहा होता है। इन्होंने बोट को भी काफी अच्छे से तैयार किया रहता है, उस पे एक टीवी वगैरह रहता है। डैन फाइनली अपने इस जीवन के साथ पीस ढूंढता है कि उसे अपनी जिंदगी कैसे बितानी है और वो फॉरेस्ट को थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए। ये जितने भी पैसे मिलते ये 3 लोगों में बंटते थे, बूबा की फैमिली, डैन और फॉरेस्ट। ऐसे ही एक दिन फॉरेस्ट जब बोट पे होता है तब उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, उसे कैंसर हुआ है। ये भाग के अपने घर चला जाता है। माँ कुछ ही दिनों में गुजर जाती है, लेकिन उसके माँ के कुछ शब्द होते हैं जो उसे हमेशा के लिए याद रहते हैं कि हर एक इंसान की डेस्टिनी लिखी होती है। मेरे भाग्य में तुम्हारी माँ बनना था और हर एक को अपना भाग्य खुद लिखना होता है। जितना भी भगवान ने तुम्हें दिया है उससे जितनी ज्यादा अच्छी चीजें बना सकते हो वो हमें बनानी है। फॉरेस्ट उसे पूछता है कि फिर मेरी डेस्टिनी क्या है, तो वो कहती है कि तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें खुद को ढूंढनी है। लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट जिसमें अलग अलग फ्लेवर्स है। तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम्हें कौन सी फ्लेवर या चॉकलेट मिलने वाली है, तुम खुद फिगर आउट करो। इसी दौरान फॉरेस्ट का अपने बिजनेस में ध्यान नहीं लगता, वो अपने घर में ही दिन बिताता है। तो डैन ओनरशिप लेता है और वो उसके बिहाफ में बिजनेस करने लगता है। जितनी भी सेविंग रहती है इनकी कंपनी की वो डैन एप्पल कंप्यूटर्स में लगाता है एंड कुछ ही महीनों के बाद एप्पल कंप्यूटर्स को काफी प्रॉफिट होता है, जिसके कारण डैन एंड फॉरेस्ट मिलियनर्स बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी फॉरेस्ट अपने हिस्से का जो आधा हिस्सा रहता है वो बूबा के फैमिली को देता है ताकि उनकी लाइफ बेटर हो सके। फॉरेस्ट अक्सर अकेले रहता, अपने घर में कुछ न कुछ काम करते रहता। उसके जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा नहीं होता आज उसके पास और वो डिप्रेस रहने लगता है। लेकिन उसी बीच में एक रात जेनी वापस आती है जो कि ड्रग्स की बीमारी से रिकवर हो रही है और फॉरेस्ट उसे शादी के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो खुद को फॉरेस्ट के वर्थ नहीं समझती। लेकिन उसी रात फिर फॉरेस्ट एंड वो एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं और सुबह वापस वो घर छोड़ के चली जाती है। फॉरेस्ट ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो अपनी परिस्थिति से भागने के लिए जस्ट दौड़ पड़ता है। जहाँ रास्ता दिखे वहाँ पे वो बस भागने लगता है। जब उसे भूख लगती थी तब वो रुक के खाना खाता या जब नींद आती तब वो सो जाता, लेकिन वो वापस दौड़ने लग जाता अगले दिन। ऐसे करते करते वो कई सारे समुंदर के किनारे पार करता है। रिपोर्टर्स भी उसे टीवी पे कास्ट करने लगते हैं कि ये क्यों दौड़ रहा है, इसका कॉज क्या है। धीरे धीरे लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। वो लगातार 3 साल तक दौड़ता है, देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी माँ अक्सर कहा करती थी कि लाइफ में आगे बढ़ने से पहले भूतकाल को पीछे छोड़ना चाहिए, नहीं तो आगे की जिंदगी के साथ ये नाइंसाफी होगी। और वो अपना भूतकाल पीछे डालने के लिए ही दौड़ रहा था। ये रियलाइज होने के बाद वो घर लौटने का फैसला करता है क्योंकि वो अभी काफी थक गया था। वो अपने घर वापस आता है और अकेले ही काम करने लगता है। अब दोस्तों ये कहानी यहाँ तक वो बैठे बैठे बाजू के आंटी को बता रहा होता है। आंटी भी काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो आंटी को एक मैगजीन दिखाता है जिसमें खुद की और डैन की फोटो रहती है। फिर फाइनली वो बताता है कि वो बस स्टॉप पे गिव है। जेनी ने उसे लेटर लिखा था और मिलने के लिए बुलाया था। वो आंटी वो एड्रेस पढ़ती है और कहती कि तुम्हें यहाँ जाने के लिए बस की जरूरत नहीं है, जस्ट 5-6 ब्लॉक के बाद ये जगह आ जाएगी। ये सुनते इमीडिएटली वो वहाँ से निकलता है और फाइनली वो जेनी से मिलता है। जेनी काफी चेंज हुई रहती है, काफी अच्छी दिखती है और एक वेट्रेस की नौकरी कर रही होती है। वो पहले तो उससे माफी मांगती है कि उसके साथ उसने सही से बर्ताव नहीं किया था। दोनों मिलकर शादी करते हैं। शादी में लेफ्टिनेंट डैन भी आए होते हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल लेग लगाए होते हैं जिसके कारण वो वापस वॉक कर पाते हैं। शादी होने के बाद ये तीनों भी काफी अच्छे से रहते हैं। 1 साल के बाद दोस्तों जेनी गुजर जाती है। फॉरेस्ट अपने बेटे को स्कूल जाते हुए दिखाया गया है और जो पंख उसने रखा था वो उसे छोड़ देता है और वो आसमान में उड़ते हुए दिखाया है। ये थी दोस्तों कहानी फॉरेस्ट गम की। और दोस्तों ये एक एग्जाम्पल था कि एक इंसान का IQ या समाज के तौर तरीकों से हटके कोई भी इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। हमें किसी को भी ये कहने
कहने देना नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते या तुम अलग हो या तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों इसी अलग अंदाज के कारण हम सब स्पेशल है।